हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं और बीच बीच में हम कुछ स्पेशल टॉपिक के विषय में पढ़ते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो उसी में हमारा आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन। यानी हम आज के सेशन में स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख संगठन, और इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, देन फिर हम दूसरे वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़े हुए जो उसके अंग हैं और जो उसके अभिकरण हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सभी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड ही। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जिसमें डिस्कस करते हैं विश्व के प्रमुख संगठन के विषय में। तो आज की क्लास में हम लोग ओपेक, एपेक, नाटो, कॉमनवेल्थ, एशियन, सार्क और बिमस्टेक, ये जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा संगठन है ओपेक। तो सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो हमको जानना जरूरी है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं, उनका ये एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी इराक की राजधानी बगदाद में। इसकी स्थापना की गई थी और जब स्थापना की गई थी तब सिर्फ इसमें 5 कंट्रीज ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, 5 कंट्रीज ने ही, यानी 5 कंट्री का ये एक संगठन हुआ करता था, ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था ओपेक। और फिर इनमें दिन प्रतिदिन संख्या इसकी बढ़ती गई और इनमें उन्हीं देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं और पेट्रोलियम को निर्यात करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना ये राजधानी कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की। लेकिन इसमें विशेष बात जो आपको याद रखने की ज़रूरी है कि ये जो हेडक्वार्टर्स है ये वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। बट जो ऑस्ट्रिया है ये इसका पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रिया इस ओपेक कंट्रीज का पार्ट नहीं है, केवल और केवल वहाँ पर हेडक्वार्टर्स ही स्थित है। यानी ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहाँ पर इस ओपेक का हेडक्वार्टर है, लेकिन ऑस्ट्रिया इस ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ये आपको बात याद रखनी है। अब इसमें क्या है, इसमें वर्तमान में, यानी हम बात करें रिसेंटली, तो वर्तमान में इसमें 13 कंट्री ही है। यानी ये 30 कंट्रीज का एक समूह है, संगठन है। और इसमें जो संख्या है इसकी बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी है इसको लेकर कि 14 कंट्रीज कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बुक्स में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके फॉर्मर जो कंट्री हुआ करते थे, यानी पहले इसके सदस्य कतर और इंडोनेशिया भी थे। कतर और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली 2019 में कतर को इस संगठन से, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दिया गया, जिसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्रीज बचे हुए। और हम देख लेते हैं कौन कौन से वो 13 कंट्रीज हैं जो यहाँ पर ओपेक के सदस्य हैं। इसमें आता है आपका ईरान, इराक, कुवैत, यानी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सभी इसमें शामिल हैं इस संगठन में। उसके अलावा सऊदी अरब, और उसके बाद आता है आपका यूएई, ये सभी गल्फ कंट्रीज हैं, तो ये तो इसमें शामिल होंगे ही। उसके साथ ही साथ अल्जीरिया, अंगोला, और उसके बाद आपका आता है लीबिया, नाइजीरिया, कांगो और वेनेजुएला। ये साउथ अमेरिका का है वेनेजुएला, यहाँ पर भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो 13 कंट्रीज़ हैं ये इस, और एक आपका यहाँ पर बचता है गिनिया, यानी इक्वेटोरियल गिनिया और गैबोन। तो ये जो 13 कंट्रीज़ हैं ये सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, 13 कंट्रीज। और कतर का नाम भी आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है। अब इस समय यानी वर्तमान में कतर इस संगठन का सदस्य नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन ओपेक के विषय में। अब इसी से मिलता जुलता एक और संगठन आता है एपेक।
जिसमें केवल और केवल एक स्पेलिंग का अंतर है, यानी वहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है। लेकिन इससे भी आप काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूछा जाता है एपेक के विषय में और आप बता देते हैं ओपेक के विषय में। तो इसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एपेक है ये होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जो एशिया और प्रशांत महासागर वाले जो कंट्रीज़ हैं उनका एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और ये एक संगठन है। तो इसमें क्या है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1989 में और इसकी स्थापना हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, बट इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में और वर्तमान में इसमें 21 कंट्रीज शामिल है, 21 कंट्रीज शामिल है। और ये जो आप यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये सभी एपेक कंट्रीज हैं, यानी एपेक में शामिल एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यानी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए, एक उनमें सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 21 कंट्रीज शामिल हैं। और जिनमें देखिए कंट्रीज की संख्या काफ़ी कम है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनमें कंट्रीज की संख्या बहुत ज़्यादा है तो सबके विषय में हमको याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में हमको उसका हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म और इसका जो वर्क है, जो उद्देश्य है एपेक का, वो ये है एशिया पैसिफिक रीजन में, ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसमें क्या करना, इसमें फ्री ट्रेड प्रमोट करना। यानी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कंट्रीज हैं वो फ्री ट्रेड आपस में कर सकते हैं इस एशिया पैसिफिक रीजन में। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। तो ये थी फुल जानकारी एपेक के विषय में। तो ओपेक और एपेक में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है और दोनों का अलग अलग वर्क है। अब आते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर जो कि है नाटो। नाटो क्या है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये नाटो का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और ये कहाँ स्थापना की गई थी, ये की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी यूएस में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर वहीं पर स्थित है। और ये है क्या नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो ये उन देशों का समूह है जिन्होंने 1949 में एक ट्रीटी थी उसको इन्होंने साइन किया था, जो कि ट्रीटी थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, यानी जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक संधि हुई थी इन देशों के बीच में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो ये 1949 में हुई थी। तो इसी ट्रीटी को साइन करने वाले जो कंट्रीज हैं उन्हीं का ये एक संगठन है, उन्हीं का एक ये समूह है जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। और इसमें 30 कंट्रीज का समूह है, यानी इसमें 30 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिकन वाला जो पार्ट है वो कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल है। और ये ट्रीटी को क्यों साइन किया गया था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार का समय चल रहा था, यानी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो उसी समय इन देशों ने आपस में एक ट्रीटी को साइन किया था जिससे कि कुछ इसमें मिलिट्री अलायंस भी थे, यानी कि सैन्य समझौता भी हुए थे इन देशों के बीच आपस में, ताकि शांति बनाई रखी जा सके। और अगर इन नाटो में शामिल देशों में अगर किसी भी एक देश पर किसी अन्य देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो सभी देश मिलकर उस देश में आक्रमण करेंगे, इसलिए ये ट्रीटी उस समय साइन की गई थी। तो इसमें 30 कंट्रीज हैं, तो पूरे हमको लर्न रखना ज़रूरी नहीं है। इनमें कुछ मेन कंट्रीज हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, जिसमें शामिल है इटली, जर्मनी, यूएस, यूके और स्पेन। तो ये कुछ मुख्य कंट्री हैं इस नाटो के जो इसमें शामिल है। तो इन सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें कुछ मिलिट्री अलायंस भी थे और कुछ अन्य समझौते भी थे। तो उसी को इन्होंने साइन किया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को, तो वही देश इसमें शामिल है। तो ये है ऑल ओवर नाटो। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा संगठन है उसके विषय में। अगला संगठन है हमारा कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल देश। तो क्या होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो ऐसे कंट्रीज जो ब्रिटिश एम्पायर के उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर के यानी ब्रिटिश साम्राज्य के कभी न कभी उपनिवेश रहे हैं। तो जिन जिन देशों पर यानी कि ब्रिटिश का राज चलता रहा है, जो देश ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं वो सभी शामिल होते हैं इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, राष्ट्रमंडल देश में, उन्हें ही कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है
लंदन में, यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है राष्ट्रमंडल का यानी कॉमनवेल्थ का, और 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें वर्तमान में कितने 54 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, यानी जो 54 कंट्रीज हैं इन सभी में कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर रहा है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य रहा है। जैसे बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज है क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन रहा है। तो और कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, आपने देखा अभी रिसेंटली हुए थे ग्लासगो में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स इन्हीं कंट्रीज के बीच होते हैं, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो उनमें यही देश पार्टिसिपेट करते हैं, यही 54 देश वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इस राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, कॉमनवेल्थ ग्रुप में। तो ये इन्फॉर्मेशन है किससे, कॉमनवेल्थ राष्ट्र से रिलेटेड। और इनको एक बार मैप में देख लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट है, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो हर महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए अमेरिका वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी ब्रिटिश के उपनिवेश थे, और ये अफ्रीका में भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, और पूरा इंडिया और उसके आसपास के क्षेत्र ये तो रहे ही हैं अंग्रेज़ों के अंडर में। और उसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया, ये भी ब्रिटिश का उपनिवेश हुआ करता था। तो ये मैप में आप देख सकते हैं सभी जगह जो ब्लू वाले एरिया हैं वो सभी कभी ना कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं, और यही सभी शामिल हैं किसमें, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। अब आगे देखते हैं एशियान कंट्रीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो एशियान कंट्रीज़ क्या, आसियान कंट्रीज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी जो एशिया महाद्वीप है तो ये एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, यानी कि साउथ में भी और पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनका ये एक संगठन है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसकी स्थापना तो हुई थी कहाँ पर, सिंगापुर में। बट इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और इसमें शामिल हैं 10 कंट्रीज, और ये सभी 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज। 10 कंट्रीज इस एसोसिएशन में शामिल है, लेकिन विशेष बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, यानी इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है। आता तो एशिया में भी है और साउथ में भी आता है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये एक एसोसिएशन है जिसमें इंडिया शामिल नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। 10 कंट्रीज हैं, और क्योंकि कंट्रीज़ की संख्या कम है तो हमको सभी देशों के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आता है ब्रुनेई, उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। ये सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यानी भारत के ईस्ट में स्थित ये सभी कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट कंट्रीज का ये एक एसोसिएशन है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर बात करें, रिसेंटली करंट की न्यूज़ है कि 2020 का जो इसका समिट है वो कहाँ होगा या कहाँ हुआ, ये वियतनाम में 2020 का जो इसका समिट है, क्योंकि पर ईयर इसके समिट होते रहते हैं, आसियान के समिट होते रहते हैं, हर एक जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के समिट होते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आसियान से रिलेटेड थी। 10 कंट्रीज आपको याद रखना है। अब अगला आता है हमारा सार्क, यानी सार्क क्या है, तो इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आसियान है तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम सेम ही होता है, लेकिन इसे हिंदी नाम से कम जाना जाता है, दक्षेस से कम आप समझ पाएंगे। लेकिन सार्क कंट्रीज आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा। तो ये सार्क कंट्रीज क्या है, तो ये है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी, यानी सार्क की स्थापना हुई थी फाउंडेड 1985 में ढाका में। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। तो जो सार्क कंट्रीज हैं ये सभी भारत के पड़ोसी देश ही हैं, यानी इन्हें ये भी कहा जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों का समूह भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 कंट्रीज शामिल हैं। और ये आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है, यानी जो इकोनॉमिक वाले हो गए और जो सोशल अफेयर्स हो गए इन देशों से रिलेटेड, तो ये आपस में इनका एक संगठन बना हुआ है जो कि भारत के सभी पड़ोसी देशों के बीच का ये समूह है राजनीतिक
संगठन है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से 8 कंट्रीज हैं जो इस सार्क में शामिल हैं। तो सबसे पहले आता है क्या, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद आता है इंडिया, फिर आता है भूटान, और इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश भी हैं और यही सभी सार्क के सदस्य भी हैं, सार्क के मेंबर भी हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं पड़ोसी देशों का समूह सार्क भारत और उसके आसपास के देशों का ये एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेशन है, जो कि आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। तो ये थी जानकारी सार्क से रिलेटेड। और उसके बाद देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है बिमस्टेक। तो बिमस्टेक के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी बिमस्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये तो नाम इसका बाद में रखा गया, पहले ये हुआ करता था बिमस्टेक, इस प्रकार से इसका नाम हुआ करता था, क्योंकि इसमें जो शामिल कंट्रीज हैं तो इनके नाम के पहले लेटर से ही इस ग्रुप का नाम रखा गया था। लेकिन बाद में इसमें जब नए नए देश शामिल होते गए तो फिर इसका नाम बदल के रख दिया गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर करके इसका नाम रख दिया गया। तो जब इसका बिमस्टेक नाम हुआ करता था तो इसी का मतलब होता था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिमस्टेक से क्या था, बी से था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इस प्रकार से बिमस्टेक ये नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसमें और भी कंट्रीज आए तो फिर इसका नाम बदल दिया गया। तो सबसे पहले इसको यानी जो कब इसकी स्थापना की गई, तो ये फाउंडेड 1997 में इसकी स्थापना की गई बिमस्टेक की। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है इसका हेड क्वार्टर। अब बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें 7 साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज इसमें शामिल है। यानी 7 जो कंट्रीज हैं वो या तो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं। साउथ एशिया कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज 7 जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल है। तो कौन कौन से शामिल हैं उनके नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन 7 कंट्रीज में शामिल है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड और नेपाल। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो इस बिमस्टेक में शामिल है। ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश और अन्य कंट्रीज, ये यहाँ पर 7 कंट्रीज शामिल है जो हमने आपको नाम बता दिए। और इसका काम क्या है बिमस्टेक का, तो बिमस्टेक का काम ही ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है इसके आसपास इस वाले एरिया में कोऑपरेशन बनाए रखना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाले एरिया के आसपास ही ये सभी कंट्रीज पड़ते हैं, या श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, या म्यांमार हो, थाईलैंड हो, नेपाल थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। बाकी जो कंट्रीज हैं वो सभी बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में स्थित कंट्रीज हैं। तो इन सभी का एक आपस में कोऑपरेशन है जिसे बिमस्टेक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे ऑल ओवर टॉपिक थे जिसमें कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में हमने पढ़ा आज की क्लास में। तो इसके पार्ट 2 में जो इसके आगे के बचे हुए टॉपिक हैं, यानी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, G7, G20, G15 और G77, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो सभी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में, यानी अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।